आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 6th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। तो ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। उन्होंने ही बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक सामान्य यानी कि जनरल फैक्टर और दूसरा विशिष्ट मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर। जी कारक का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों में मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता मीन्स जनरल कैपेसिटी अलग अलग मात्रा में मौजूद होती है। यही कारण है कि जी कारक को स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। और स्पीयरमैन का यह भी विचार था कि प्रत्येक मानसिक कार्य में कुछ विशिष्टता की भी जरूरत होती है, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ हद तक भिन्न होता है। स्पीयरमैन ने इस कारक को एस कारक की संज्ञा दी है। तो ये हमारे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो कि दिया था स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान। तो हम किसी एक नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं तो अपने आप को प्रभावी और सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? वो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है विशद समस्याओं का, विशद शैक्षणिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, शिक्षक समस्याओं का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान कि हमारे क्रियात्मक अनुसंधान होते क्या हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मीन्स एक्शन रिसर्च। जो विद्यालय होते हैं जैसे कि शिक्षण संस्थान, उनमें जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनका हल खोजने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजने के लिए किया जाता है। तो ये होता हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो प्राथमिक कक्षाओं में
किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है, वो है हमारा पिछड़े शिक्षार्थियों को। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछड़े शिक्षार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है सामान्यीकरण, असमायोजन, संस्थायुक्त शिक्षा, विभाजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा कि हमारी समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी शिक्षा एक शिक्षण प्रणाली है, मीन्स एक सिस्टम है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और विशेष बालक जैसे कि विकलांग या मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जो बिल्कुल फिट है और एक विकलांग बच्चा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे को अलग स्कूल में पढ़ाया जाए, अलग टीचर दिए जाएं, और जो सामान्य मतलब कि जो नॉर्मल बच्चा है उसे अलग स्कूल में पढ़ाया जाए। तो ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है वो होता हमारा सामान्यीकरण। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्यीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की। तो कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने और स्किनर ने। तो नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की, वो की हमारे कोहलबर्ग ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की ... सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा, योजना। तो स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की और शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक यानी कि माता पिता की ... सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है वो हमारा आदर्श सरल और आदर्श अधिगम का हमारा मुख्य आधार है वो होता हमारा सहभागिता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वयं आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो न कि अनुभवों का। रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने की महत्व दे। तो स्वयं आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक यह है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से, घर्षणात्मक रूप से। तो जब एक शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से क्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है सतत रूप से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकास की शैशवावस्था में सामयिक विकास का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक रूप से। तो विकास की शैशवावस्था में सामयिक विकास का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। डोलार्ड, मिलर, पियाजे, बंधुरा और वाल्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम।
कि हमारा सामाजिक अधिगम होता क्या है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का अर्थ है दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने और असामान्य व्यवहारों को त्यागना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपने माता पिता भाई बहनों के व्यवहार को देखता है तो उसी व्यवहार को वह स्वयं दोहराता है, मीन्स वो खुद भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा कि वो उनको करते हुए देखता है। तो ये होता हमारा सामाजिक अधिगम। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो थे हमारे बंदूर और वाल्टर्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदूर और वाल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो विकास के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, वो नहीं है हमारी डेटिंग करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण होता क्या है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण में ना प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। जैसे कि प्रतियोगिता की भावना का विकास होना और बालकों में पक्षपात की भावना का विकास होना और भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास होना। तो ये सब सामाजिकरण हमारे इसी अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासु और झगड़ालू आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारी बाल्यावस्था को। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चिष्टता की भावना का। तो निचली कक्षा में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ कर मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की जिस प्रक्रिया का विकास होता है वो होती है हमारी एकता तथा सहयोग की भावना का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकता एवं सहयोग की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं इनमें विभेद करने लगता है? तो हम पहले जान लेते हैं पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को खोजा। पियाजे ने मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। वो अवस्था थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने में उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे। जीन पियाजे इनका पूरा नाम था और इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और इन्होंने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को खोजा। पियाजे ने मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, ये होती है हमारी जन्म से लेके 2 वर्ष की। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 2 से 7 वर्ष की। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 7 से 11 वर्ष की। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 11 वर्ष से जो ऊपर की एज होती है वो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तु को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है, वो अवस्था होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण, निर्माण। तो पियाजे ने किसी बच्चे में नए विचारों को समावेश हो जाने को कहा है, वो है हमारा सात्मीकरण। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते उसकी समस्या को दूर करना। तो वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। तो इनमें से जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है वो नहीं है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि उपलब्धि होगी 100, 110, 120, 140। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो बुद्धि एवं बुद्धि के परीक्षण के महत्व का पता चलता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को जिसके प्रति सचेत रहना चाहिए वो होता हमारा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिंतन कि हमारा ये चिंतन होता क्या है। तो चिंतन इंसान के ज्ञानात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। हम कई बार सुनते हैं कि करने से पहले सोचो या अनुभव करने से पहले सोचो। चिंतन पर केवल हमारा ज्ञानात्मक व्यवहार ही नहीं बल्कि हमारा क्रियात्मक और भावात्मक व्यवहार भी आधारित होता है। कोई कविता, कोई कलाकृति, विज्ञान का कोई आविष्कार या कोई विचार, ये सब चिंतन के ही परिणाम होते हैं। यही कारण है कि शिक्षा में बच्चों की समस्या समाधान की योग्यताओं को विकसित करने पर बल दिया जाता है ताकि उनके चिंतन स्तर यानी कि सोचने समझने की शक्ति का विकास हो सके। तो बात करते हैं कल्पनात्मक चिंतन। इस चिंतन का मुख्य उद्देश्य किसी नई चीज का निर्माण करना है। यह वस्तु, घटनाओं तथा स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए नए संबंधों की खोज करता है। वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ताओं का चिंतन कल्पनात्मक चिंतन होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यह प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्षीकरण इस प्रकार के चिंतन का आधार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक बच्चे को सेब दिया जाए तो वह एक क्षण के लिए सोचता है और फिर उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि इस टाइम उसे उस हरे सेब की याद आ रही होती है जो उसने कुछ दिन पहले ही खाया था। प्रत्यात्मक चिंतन, इसमें संप्रत्यों एवं सामान्यीकृत विचारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन के विकास में भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बात करेंगे हम तार्किक चिंतन के बारे में। तार्किक चिंतन यह ऊंचे स्तर का चिंतन होता है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य होता है। इसका उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करना होता है। इसमें तर्क को सामने रखकर बाधाओं को यानी कि मुश्किलों को दूर करने के लिए नए रास्ते निकाले जाते हैं। तो ये होता है हमारा तार्किक चिंतन। तो चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है वो है हमारा तार्किक चिंतन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है।
पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इन कथनों में से जो कथन सत्य है वो है हमारा, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षक को जो कार्य करना चाहिए वो है विद्यार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? जेम्स ट्रेवर, टॉयलर, स्किनर, गाल्टन। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयत्न किया था वो किया था गाल्टन ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाल्टन। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।